हाँ, तो कैसे हैं आप सब? आज हम ग्रेविटेशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं कि ग्रेविटेशन का डेरिवेशन कैसे है। क्लास 9th आप रेडी रहिए कि इसमें आप ग्रेविटेशन को फॉर्मुलेट करना सीखेंगे कि कैसे फॉर्मुलेट करते हैं, फोर्स का फॉर्मूला कहाँ से ड्राइव हुआ है, और ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, हम इसके बारे में थोड़ा सा देखने वाले हैं। चलो लेट्स स्टार्ट करते हैं। ओके, क्लास 9th। तो यहाँ पर जो हम पढ़ने वाले हैं, हाँ, तो जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो क्या बोलता है कि यूनिवर्स में दो बॉडीज आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। मतलब यूनिवर्स में दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और किस फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। हर एक बॉडी का अपना ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। दो बॉडीज आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, यही हम पढ़ने वाले हैं, है ना। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये स्टेटमेंट है कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट। मतलब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा है। सपोज करते हैं कि ऑब्जेक्ट एक ये है, ऑब्जेक्ट ए इसको मान लेते हैं, और इसको मान लेते हैं ऑब्जेक्ट बी। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ए जो कि लार्जर इन साइज है, तो मास भी इसका ज्यादा होने वाला है, इसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं इसके मास को, और इसके मास को हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। आप M1 और M2 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। और दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस होने वाला है। लेट सपोज D डिस्टेंस पर ये स्टैंड करते हैं। ठीक है, D डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में, और दोनों ही एक दूसरे को अट्रैक्ट करना चाहेंगे। ठीक है, तो क्या होगा कि ये वाला ऑब्जेक्ट इसको अपनी तरफ पुल करना चाहेगा, और ये वाला ऑब्जेक्ट इसको अपनी तरफ पुल करना चाहेगा। अब चेक करते हैं वो किस फोर्स से पुल कर रहे हैं। ठीक है, ओके। तो यहां पर क्या है, जो फोर्स लगता है, फर्स्ट में क्या कह रहा है, फोर्स इज डायरेक्टली, जो दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स उसकी बात हो रही है, डायरेक्टली क्या है, प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट, किस चीज का प्रोडक्ट, इन दोनों के मासेस का, ऑफ देयर मासेस। तो क्या बोल रहा है ये कि जो फोर्स है वो दोनों के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनेट है। चेक कर लेते हैं इससे क्या निकल करके आता है। जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, मतलब इसका m और इसका m, मतलब दोनों ही क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। प्रोडक्ट का मतलब तो मल्टीप्लीकेशन ही होती है। ये हो गया फर्स्ट। ओके, ना वो सेकंडली क्या बोल रहा है, सेकंडली क्या बोल रहा है, सेकंड कह रहा है कि फोर्स इज इनवर्सली, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। ठीक है, प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ओके, अब दोनों के बीच के डिस्टेंस के इनवर्स है फोर्स, तो हम चेक कर लेते हैं कि क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। चलो बच्चों, ये आपका आ गया फोर्स। और इनवर्स के लिए आपको पता है ना, जो क्वांटिटी जिसके इनवर्स होती है वो डिनोमिनेटर में चली जाती है, तो 1 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। और आपको बेसिकली मैं बता देता हूँ कि यहीं पर ही आपको मैं बता देता हूँ कि रिलेशनशिप कैसे होते हैं। यहाँ बता देता हूँ मैं आपको। अगर कोई क्वांटिटी किसी क्वांटिटी के इनवर्स है, तो समझना क्या है, अगर मैं डिस्टेंस को इंक्रीज कर दूंगा ना, डिस्टेंस आपका अगर इंक्रीज हो जाएगा, तो बेटा फोर्स ना डिक्रीज हो जाएगा।
इनवर्स का मतलब होता है एक फिजिकल क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरी फिजिकल क्वांटिटी घट जाएगी, ये इनवर्स होता है। अगर मैं डिस्टेंस को कम कर दूंगा तो वहां पर फोर्स आपका बढ़ जाएगा। मतलब सन और अर्थ के बीच का अगर डिस्टेंस कम हो जाए तो जो अर्थ है ना वो सन की तरफ अट्रैक्ट होती हुई चली जाएगी, और जैसे अट्रैक्ट होती हुई जाएगी, और आपको पता है एंड में क्या होना है कि नहीं। तो बेटा डिस्टेंस अपना एक जगह स्टैंड कर रहा है, ये रही सन और ये रहा अर्थ। अगर इनका डिस्टेंस थोड़ा भी कम हो जाता है, अर्थ हल्की सी भी कम हो जाती है, तो सीधा वो अट्रैक्ट हो जाएगी सन की तरफ। और सन की तरफ अगर अर्थ अट्रैक्ट होगी तो आपको पता है कि परिणाम क्या होने वाले हैं। तो डिस्टेंस का हल्का सा भी फेरबदल डिस्ट्रॉय हो, मतलब चीजों को खराब कर सकता है, विनाश कर सकता है चीजों का, है कि नहीं। ओके, तो इसको तो मैंने फर्स्ट मान लिया, ये अपना फर्स्ट इक्वेशन हो गया एंड दैट इज सेकंड इक्वेशन। नाउ द थर्ड स्टेप इज, ये आपको समझ आ गया हो तो थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, कंबाइन कर देंगे। तो यहां पर सीधा सीधा लिख देते हैं, कंबाइनिंग कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकंड टुगेदर, है ना। दो इक्वेशंस को कंबाइन कर देते हैं तो रिजल्ट क्या मिलता है देख लेते हैं। इक्वेशन को कंबाइन करने के बाद जो रिजल्ट आएगा, नुमरेटर पे तो चला जाएगा प्रोडक्ट ऑफ मासेस क्योंकि नुमरेटर में ही था, और डिनोमिनेटर में चला जाएगा डिस्टेंस का स्क्वायर। ये हमारे पास आ चुका है। नाउ हम क्या करते हैं, इस साइन को रिप्लेस करते हैं इक्वल से। जब प्रोपोर्शनल के साइन को रिप्लेस किया जाएगा तो एक प्रोपोर्शनैलिटी ऐड करनी पड़ेगी जो कि जी है। जी इसकी जगह पर आया है, ये एक प्रोपोर्शनैलिटी है कि नहीं। और ये पूरा एज इट इज रहेगा। लेट्स टॉक अबाउट जी कि ये जी क्या है। ठीक है, ये जी जो है, जी इज अ ग्रेविटेशन कांस्टेंट। ग्रेविटेशन कांस्टेंट, अगर कोई चीज कांस्टेंट है दैट मीन्स उसका वैल्यू ना किसी भी हालत में चेंज नहीं हो सकता। आप कैपिटल एम को चेंज कर सकते हैं, आप स्मॉल एम को चेंज कर सकते हैं, डिस्टेंस चेंज हो जाएगा, फोर्स चेंज हो जाएगा, लेकिन जी चेंज बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि जी फिक्स्ड है। अगर हम इक्वेट करते हैं कि जी का फॉर्मूला क्या होगा ताकि हमें पता लगे जी का वैल्यू क्या है और जी की यूनिट क्या है, इसको इक्वेट करते हैं। चलो, ये डिवाइड में देखो एक्चुअली में करना क्या है, जो डिनोमिनेटर में है वो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, सबको पता है। तो ये डिवाइड में जो डी है वो इधर चला जाएगा तो एफ डी स्क्वायर हो जाएगा। ओके, और ये जो मल्टीप्लीकेशन में ये डिविजिबिलिटी मतलब डिवाइड हो जाएगा। तो फॉर्मूला बन चुका है, फॉर्मूला बन चुका है जी का, मतलब जी का फॉर्मूला क्या हो गया, एफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल एम इंटू में स्मॉल एम। यूनिट के लिए क्या करते हैं, एफ को एफ की जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है न्यूटन, और डिस्टेंस की ऐसा यूनिट होती है मीटर, और मीटर का स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि अकेला डिस्टेंस तो मीटर में आएगा और डिस्टेंस का स्क्वायर मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। ये भी केजी ये भी केजी, तो केजी इंटू केजी केजी स्क्वायर हो गया। तो यूनिट आ गई इसकी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसका यूनिट क्या हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और जी का वैल्यू क्या होता है यहाँ बता देता हूँ। एक्चुअल में कैलकुलेटेड जी का वैल्यू है 6.673 इंटू में 10⁻⁻11। वही यूनिट लिख दो भाई, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। दिस इज द कांस्टेंट यूनिट ऑफ जी विच कांट बी चेंज, है ना, बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, आप कैपिटल एम को चेंज कर सकते हैं, स्मॉल एम चेंज हो जाएगा, डिस्टेंस चेंज हो जाएगा, फोर्स भी चेंज हो जाएगा, लेकिन जी एक कांस्टेंट है। ग्रेविटेशन कांस्टेंट का मतलब है ये फिक्स्ड रहेगा। आया समझ क्या नहीं आया। ओके, यहां पर फोर्स को हमने ड्राइव कर लिया है कि फोर्स क्या होता है कि जी इंटू में कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर फोर्स निकल जाएगा। चलो एक एग्जांपल से इसको समझ भी लेते हैं, यहां समझाने की मैं कोशिश कर देता हूं। मानते हैं कैपिटल एम को ऐसा लेट सपोज करते हैं कि 5 kg मान के चल लो, स्मॉल एम को मान के चल लो कि आप 2 kg का है, और दोनों के बीच में डिस्टेंस को मान के चल लो कि दोनों के बीच में डिस्टेंस है 2 मीटर। जरा इसको सॉल्व करते हैं कि फोर्स कितना, दो ऑब्जेक्ट मान लो, ये ऑब्जेक्ट था 5 kg का और ये ऑब्जेक्ट था 2 kg का, और दोनों के बीच में डिस्टेंस है 2 मीटर। तो ये दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है।
ये दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो कितना है, चेक कर लेते हैं। फॉर्मूला लगाते हैं, कैपिटल जी मल्टीप्लाई में कैपिटल एम डिवाइड मल्टीप्लाई बाय स्मॉल एम डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर। ओके, वैल्यूज पुट करना आता ही होगा आपको। जी का वैल्यू 673 ना लेकर के एक यूनिट लेते हैं तो उसको बढ़ा देते हैं, तो वैल्यू लगते हैं 6.7 इंटू में 10 का पावर -11 इंटू में कैपिटल एम कितना है 5 और स्मॉल एम 2, तो 5 इंटू में 2 डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर, डी कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर तो डायरेक्टली 4 हो गया, लेकिन 2 इंटू 2 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके ओके, नाउ 2 से 2 हम काट देते हैं और हम एक काम करते हैं कि इन दोनों को मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। ओके ओके, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 5 डिवाइडेड बाय 2, देखो डायरेक्टली 5 डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो 5 डिवाइडेड बाय 2 का आंसर 5 का आधा 2.5 होता है, तो 2.5। अब दोनों को मल्टीप्लाई, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई करो, 5 7 जा 35, 3 कैरी चला गया, 5 6 जा 30 और ये 33 हो गया। यहाँ पर 2 7 जा 14 और 1 कैरी चला गया और 2 6 जा 12 और 13, 5 यहाँ पर आ गया 7, यहाँ आ गया 6, यहाँ आ गया, मतलब 1675, 1675 इंटू में 10 का पावर -11। अब कितना डिजिट में पॉइंट था, एक और एक दो, तो 2 डिजिट पीछे पॉइंट आ जाएगा, है ना। ओके, न्यूटन। एक्चुअली में ये भी आंसर काउंट नहीं होगा, इसको स्टैंडर्डाइज कर देते हैं। स्टैंडर्डाइज तो आपको पता ही होगा, 8th क्लास या 7th क्लास का कॉन्सेप्ट है कि करते क्या है कि ये वाला डेसिमल यहाँ प्लेस होना चाहिए, तो डेसिमल जितना पीछे की तरफ जाता है उतना पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। बता देता हूँ, डेसिमल एक डिजिट पीछे गया, है ना, डेसिमल एक डिजिट पीछे गया, जब एक डिजिट पीछे गया तो मल्टीप्लाई कर देंगे 10 का पावर -1 से। क्लियर हो गया, डेसिमल जितना डिजिट पीछे जाएगा, जितना डेसिमल डिजिट जाएगा आपका लेफ्ट की तरफ, उतनी पावर माइनस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, जितना लेफ्ट जा रहा है उतना मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन पावर माइनस में होगी। कितना लेफ्ट गया, एक लेफ्ट गया तो एक माइनस, दो लेफ्ट गया तो दो माइनस, तीन लेफ्ट गया तो तीन माइनस, चार लेफ्ट गया तो चार माइनस। ओके, स्टैंडर्डाइज करने का तरीका क्या होता है, जो आखिर की डिजिट होती है वहां पर उसके जस्ट आगे पॉइंट प्लेस होना चाहिए। अब इसको सॉल्व करते हैं, 1.675 इंटू में देखो पावर, बेस जब सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, तो -11 और -1 कितना हो जाएगा, -12। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत है। ओके, यहां पर आप इस तरीके से कर सकते हैं। एक कॉन्सेप्ट मैं और समझा देता हूं आपको, जो कॉन्सेप्ट है वो नया कॉन्सेप्ट रहेगा। ओके, वो जो कॉन्सेप्ट है बच्चों, वो कॉन्सेप्ट एक्चुअली में एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि वेट क्या होता है। जनरली वेट को कहते हैं कि मेरा वेट 60 kg है, मेरा 30 है, मेरा 20 है। एक्चुअली में हमें भी नहीं पता कि हम वेट को एक्चुअली में इनएक्यूरेट क्या देते हैं, हमें भी नहीं पता, क्योंकि वेट को केजी में कैलकुलेट ही नहीं किया जाता। वेट जो है और जो मास है वो दो डिफर चीज़ें हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं, दोनों डिफर करते हैं। जनरली मैं कह दूंगा मेरा वेट 60 kg है, कोई बच्चा कह देगा मेरा वेट 50 kg है, तो एक्चुअली में वो उसका वेट नहीं है, वो उसका मास है। वेट क्या होता है, तो ये वेट होता है, इट इज द फोर्स। अच्छा, ये फोर्स है विद विच, फोर्स विद विच अर्थ, अर्थ, ठीक है, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, अर्थ अट्रैक्ट द ऑब्जेक्ट। ये वो फोर्स है जिससे अर्थ एक ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा है, अर्थ एक ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा है जिस फोर्स से, मुझे भी तो अर्थ अट्रैक्ट कर रहा है। मान लो मेरी बॉडी पे 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि मैं जमीन पर रहूं। अगर मुझे अर्थ अट्रैक्ट करना बंद कर देगा तो मैं हवा में उड़ने लग जाऊंगा ना। सोचो, मुझे किसी ने पकड़ा है तभी तो मैं धरती पर हूं,
अगर कोई मुझे छोड़ देगा तो मैं आसमान में उड़ता चला जाऊंगा, है कि नहीं? तो जिस फोर्स से अर्थ ने मुझे पकड़ा है, ऐसे करके पकड़ा हुआ है, तो मेरा जो वेट है वो वही है जिस फोर्स से अर्थ ने मुझे पकड़ा है। ठीक है, तो देख लेते हैं किस फोर्स से अर्थ ने मुझे पकड़ा है। ओके, वेट का फॉर्मूला क्या होगा? जो फोर्स का फॉर्मूला होता है। वेट का फॉर्मूला क्या होगा? जो फोर्स का होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और यू नो दैट ना द वैल्यू ऑफ जी इज कंसीडर्ड एज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना? और ओके, इसका कैलकुलेशन देख लेना एक बार, 9.8 कैसे आया, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि वेट क्या है। ओके, अगर मैं वेट अपना कैलकुलेट करना चाहता हूँ कि अर्थ ने मुझे कितने फोर्स से अट्रैक्ट किया हुआ है, तो देख लेते हैं। तो सबसे पहले मेरा मास पता होना चाहिए मुझे। लेट सपोज करते हैं मेरा जो मास है वो 60 kg है, तो मेरा वेट कितना है, मतलब मेरे को कितने फोर्स से अर्थ ने अट्रैक्ट किया हुआ है कि मैं अर्थ से चिपका हुआ हूं। ठीक है, चलो कैलकुलेट करते हैं। मेरा मास 60 kg है और मुझ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना, जो मेरे पे एक्सेलरेशन लग रहा है मतलब, वो है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द वेट। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, डेसिमल रिमूव करोगे तो यहाँ पर 10 लग जाएगा, और जीरो से जीरो कट करोगे। ओके, तो जीरो से जीरो कट करोगे और उसको जब हम देखेंगे तो वेट कितना आ गया? 6 मल्टीप्लाई बाय 98, तो 98 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 588 आ जाएगा। चलो कर लेंगे कैलकुलेट। 6 8 जा 48, 4 कैरी चला गया, 6 9 जा 54, 54 में 4 ऐड करे 58। ये मेरा वेट है। एक्चुअली में इतने फोर्स से अर्थ मुझे अट्रैक्ट करके रखती है। अगर यही फोर्स अर्थ मुझ पे जीरो कर देगी तो यार इट्स लाइक स्पेस, ना कि मैं स्पेस में आ गया। स्पेस में मुड़ते क्यों है? क्योंकि वहां पर कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता, वहां जीरो ग्रेविटेशनल फोर्स है। और ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो है, एक्सेलरेशन ही नहीं है, तो भाई आप यू स्टार्ट फ्लाइंग ओवर द स्पेस ना। तो यही कॉन्सेप्ट है कि मैं अर्थ पर हूं तो मुझ पर वेट लग रहा है 588 न्यूटन। ये मेरा वेट अर्थ पर कैलकुलेटेड है। कोई आकर के बोल दे कि तेरा वेट अगर अर्थ पर इतना है तो मून पर कितना है, तो मैं उसको सीधा सा एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि एक्चुअली में जितना वेट अर्थ पर होता है, जितना वेट अर्थ पर होता है ना, मून पर अगर वेट निकालना है, डब्ल्यू मतलब वेट, एम मतलब मून, तो क्या हो गया? वेट ऑन मून। अगर मून पर वेट निकालना है तो जितना वेट आपका अर्थ पर है, जितना वेट आपका अर्थ पर है उसको मल्टीप्लाई कर देना 1/6 से, मून पर वेट निकल जाएगा। करे, चलो। अर्थ पर कितना वेट है? 588 न्यूटन। और मून अगर मल्टीप्लाई कर देंगे 1/6 से, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18 और 2 4 जा आंसर 294 डिवाइडेड बाय 3। देख लेना कितना कम हो गया वेट यार। हाँ, 2 9 जा कितना हो गया? 27। डन। यहाँ 2 गया और 2 8 जा, ये चल क्यों नहीं रहा? 2 8 जा 24। सो दिस इज हाउ आई गॉट माई वेट ऑन मून। और जहां पर मेरा वेट अर्थ पर 588 न्यूटन था, वहां पर मेरा मून पर वेट है 98 न्यूटन। कितना कम हो गया? 6 टाइम्स कम हो गया भाई। मतलब अर्थ की हमारी धरती की सरजमी पर आपका जो वेट है वो इतना है, जब मून पर जाएंगे तो कितना लाइट फील करेंगे आप, क्योंकि उतना फोर्स फील नहीं होगा ना आपको। अर्थ ने तो आप पे 588 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो बहुत ज्यादा फोर्स फील होता है, चिपके हैं बट से। लेकिन मून पर अगर आप जंप करोगे ना और नीचे आओगे तो बहुत आराम से आओगे, क्योंकि कितना कम फोर्स फील हो रहा है ना। 98 न्यूटन का फोर्स है, आराम से उछलो, पंछी बड़ी हूँ उड़ती फिरूं मस्त गगन में। ये तो लड़कियों वाला कॉन्सेप्ट, मतलब वो क्लियर हो जाएगा कि हाँ ऊपर गई, आराम से नीचे आ रही है। यहाँ से एक मंजिल से कूदोगे धरती पर तो धड़ाम से गिरोगे, बोन फ्रैक्चर हो जाएगी। लेकिन यही मून पे मून से कूदोगे तो आराम आराम से नीचे लैंड होते चले जाओगे, मजा आएगा कूदने का, है आनंद आएगा। ठीक है, ये समझ आया कि नहीं आया? तो कितना लाइट फील करोगे मून पर और कितना ज्यादा हैवी फील कर रहे हैं अर्थ पे, देख सकते हैं आप। तो आपने एक चीज नोटिस नहीं करी कि जो मेरा मास है ना,
वो चेंज नहीं होता, कैन नॉट चेंज। क्योंकि अगर मैं 60 केजी का अर्थ पर हूं ना, तो मैं हर जगह 60 केजी का हूं, लेकिन मेरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कह लो, वो डिफर करता है। यहाँ अर्थ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 होता है, और राउंड अबाउट जो मून पर होगा ना, वो 1.66 करके कुछ होगा। तो कितना कम है आप चेक कर सकते हैं, इसी से कैलकुलेट कर दो कि कितना कम एक्सेलरेशन फील करने को मिल रहा है मून पर, तो आराम से नीचे लैंड होते हुए चले जाओगे। एस्ट्रोनॉट्स को देखा, वो ऐसे जंप ऐसे ऐसे करके चल रहे होते हैं ऊपर, है ना, क्योंकि उनको इतना कम एक्सेलरेशन फील करने को दिखता है। ठीक है, ओके। आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए हैं। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट, जहाँ वेट को हमने समझा दिया, मास हमने समझा दिया। मास कांस्टेंट रहेगा, मास कांस्टेंट रहेगा, लेकिन वेट डिफर करेगा, है कि नहीं। मास कांस्टेंट रहेगा, वेट डिफर करेगा। व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ मास, इसका रहेगा केजी, और वेट का रहेगा न्यूटन। और क्या लिख सकते हो, डेफिनेशंस लिख देना भाई। वेट क्या होता है, इट इज द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट द ऑब्जेक्ट, या प्लैनेट अट्रैक्ट द ऑब्जेक्ट। मास क्या है, इट इज द नंबर ऑफ पार्टिकल इन द इंडिविजुअल, कितना नंबर ऑफ पार्टिकल है वो मास हो जाता है उसका। और तीन डिफरेंस लिख दोगे, 3 नंबर एग्जामिनेशन में मिल जाते हैं। होप ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आ रहा हो। एक और समझा देता हूं, थ्रस्ट एंड प्रेशर। तो बेटा प्रेशर की तो कुछ ऐसी बात है कि जो प्रेशर है वो क्या करता है, वो सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है। हाँ, फोर्स पर भी करता है, नो डाउट, फोर्स पे करता है ना, लेकिन सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। बताता हूं कैसे। सपोज करते हैं कि यहां देख लेते हैं कि लेसर द सरफेस एरिया, मोर विल बी द प्रेशर। ये क्या कह दिया, लेसर द सरफेस एरिया मोर विल बी द प्रेशर। इसका मतलब बता देता हूं कि जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपने आयरन नेल को देखा हुआ है, लोहे की कील, उसका ये वाले एंड को हम पॉइंटेड एंड कहते हैं, है नहीं पॉइंटेड एंड। कितना कम सरफेस एरिया है इसका, और कितना ज्यादा सरफेस एरिया है इसका। तो आप जब कील को दीवार पे ठोकते हैं, तो इस वाले एंड से ठोकते हैं कि इस वाले एंड से ठोकते हैं, ऑब्वियस है ना, पॉइंटेड एंड से ठोकेंगे। तो इसका सरफेस एरिया कम होने की वजह से प्रेशर ज्यादा क्रिएट करता है, और जिस प्रेशर से वो अंदर इंसर्ट हो जाती है, इम्बेड हो जाती है, पॉइंटेड एंड अंदर चला जाता है। लेकिन इस एंड से अगर आप ठोकने की कोशिश करोगे, तो यहाँ पर सर्फेस एरिया ज्यादा मिलेगा, तो आप फोर्स भी लगाएंगे ना, तो कोई फायदा नहीं हो, क्योंकि प्रेशर क्रिएट नहीं हो पाएगा। कोई दिक्कत, ओके। कम टू द येलो कलर अगेन, और आई विल चूज और वाइट कलर। तो यहाँ पर क्या है, हाइयर द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया को बढ़ा दोगे, हाइयर द, हाइयर द सरफेस एरिया, lesser will be the pressure, lesser will be the pressure। मतलब नाउ टेकिंग अ एग्जांपल, आपके पास जो बैग होते हैं, तो उसके स्ट्रैप देखे होंगे, बैग के स्ट्रैप वाइड होते हैं, बैग के स्ट्रैप वाइड होते हैं। इसका मतलब क्या है कि जब वाइडर स्ट्रैप यहां पर आएगा, तो प्रेशर कम हो जाएगा। वाइडर का मतलब सरफेस एरिया ज्यादा मिल गया, सरफेस एरिया ज्यादा मिल गया, तो प्रेशर कम फील होगा शोल्डर पर, और शोल्डर पे प्रेशर कम फील होगा तो कम दर्द होगा, कम एक होंगे शोल्डर्स। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। और वहीं पर ही मैं अगर बात करूं कि एक बैग ऐसा है जिस जो रस्सी वाले बैग नहीं होते, जो पतले से आ रहे होते हैं यहाँ पर, हाँ, अगर मैं उनकी बात करूं, तो वहां पर सरफेस एरिया बहुत कम होता है, तो प्रेशर ज्यादा फील, मतलब कंधों पर प्रेशर ज्यादा लगता है। ठीक है, तो ये चीज नोटिस करना कि जहां पर सरफेस एरिया कम मिलेगा वहां पर प्रेशर होगा, और जहां पर सरफेस एरिया ज्यादा मिलेगा, स्ट्रैप वाइड होगी, तो वहां पर प्रेशर कम होगा। वही बात है, गीली मिट्टी है,
ठीक है, गीली मिट्टी पर मैं खड़ा होकर के अंदर जा सकता हूँ क्या मैं लेट करके अंदर जा सकता हूँ? एग्जाम्पल क्या है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल लिया है मैंने, कि अगर अगर मैं खड़ा रहूंगा गीली मिट्टी पर तो मैं नीचे चला जाऊंगा, क्योंकि खड़ा होने पर क्या है ना कि जो मेरा फोर्स है वो मेरे फीट पर शिफ्ट हो जाता है। बॉडी का जो इतना ज्यादा, जो मेरा फोर्स कितना लगा था, वेट कितना था, मेरा फोर्स कितना था, 588 न्यूटन का, याद करो मैं 60 kg का था, है कि नहीं? ये सारा फोर्स किस पर अप्लाई हो जाएगा? लेसर सरफेस एरिया पर ना, क्यों मेरे फीट का एरिया तो लेसर है, बॉडी के कंपेयर में फीट तो छोटे से होते हैं, बॉडी इतनी बड़ी होती है ना। अब इतना फोर्स इसमें शिफ्ट हो गया लेसर सरफेस एरिया पर, तो प्रेशर कितना हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। और मैक्सिमम प्रेशर की वजह से मैं सॉइल के अंदर चला जाऊंगा, गीली मिट्टी में चला जाऊंगा कि नहीं चला जाऊंगा? ओके। इसी प्रेशर को अगर मैं शिफ्ट कर दूं बॉडी के सरफेस एरिया पर, बॉडी के सरफेस एरिया पर, तो क्या होगा? प्रेशर ज्यादा होने की वजह से, सरफेस एरिया ज्यादा होने की वजह से प्रेशर मिनिमम हो जाएगा। मिनिमम प्रेशर, तो मैं अंदर इंसर्ट नहीं होऊंगा या एम्बेड नहीं करूंगा। मिनिमम प्रेशर है तो कौन जा रहा है अंदर, है कि नहीं? तो देखो फोर्स चेंज नहीं हुआ यहां पर, आप नोटिस करना कि फोर्स यहां पर चेंज नहीं हो रहा। भाई फोर्स चेंज नहीं हो रहा, लेकिन सरफेस एरिया के बदलने के कारण ना अलग अलग प्रेशर देखने को मिलते हैं। फोर्स सेम है, 588 न्यूटन का ही तो फोर्स लगा रही थी पृथ्वी मुझे पकड़ने के लिए, यही तो मेरी बॉडी पे फोर्स लग रहा था अर्थ पर। फोर्स चेंज नहीं हो रहा, लेकिन अगर मैं फीट पर खड़ा हूं तो एरिया कम होने की वजह से प्रेशर ज्यादा हो गया और मैं अंदर चला गया गीली मिट्टी के अंदर। और वही फोर्स ज्यादा एरिया पे लगेगा तो डिवाइड हो जाएगा ना फोर्स, ज्यादा एरिया पे लगेगा तो फोर्स डिवाइड हो जाएगा जिससे प्रेशर कम हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है सारा। ओके, चलो फॉर्मूले की बात कर लेते हैं, फॉर्मूले की बात कर लेते हैं हम। रेड ले लेते हैं, फॉर्मूला क्या होगा देख लेते हैं, रेड नहीं आया येलो ही आ गया, चलो कोई दिक्कत नहीं है। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है देख लेते हैं एक बार। तो प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है, हाँ, तो तुमने अभी सीख लिया। प्रेशर का फॉर्मूला वैसे होता है थ्रस्ट, थ्रस्ट डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। तो भाई थ्रस्ट क्या था, ये तो फोर्स ही है बेटा, परपेंडिकुलर फोर्स कह दो उसको, एक डायरेक्शन में लग रहा है ना, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगता है तो उसको थ्रस्ट कह देते हैं, मतलब परपेंडिकुलर फोर्स कह सकते हो आप वैसे, है कि नहीं? कोई सरफेस ऐसा है, फोर्स ऐसा लग रहा है, फोर्स ऐसा लग रहा है, तो ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस है, चेक कर लें अब। सरफेस एरिया तो आपको पता ही है, लेंथ इनटू ब्रेथ, अलग अलग क्या नाम है, शेप्स के अलग अलग सरफेस एरिया होते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं चलो। इफ एन ऑब्जेक्ट हैविंग अ मास ऑफ 5 kg एंड इफ आई जस्ट ड्रॉ द ऑब्जेक्ट लाइक दिस, बचपन में ऐसे ही सीखा था हमने तो भाई, ड्रॉ करना, इसको ऐसे मिला दो, ऐसे कर दो, यूं कर दो और ये बन जाएगा। और इसकी डायमेंशंस ले लेता हूँ, टेकिंग 20 सेंटीमीटर लेंथ, आई विल बी टेकिंग 10 सेंटीमीटर ब्रेथ। नाउ चेक इट आउट, देखते हैं इसका सरफेस एरिया कितना निकलेगा। पता ही है आपको, नीचे वाला रेक्टेंगल फेस है ना, हाइट की तो जरूरत भी नहीं है ना सरफेस एरिया पर, क्योंकि रेक्टेंगुलर जो सरफेस है ये प्रेशर लगाएगा। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू में ब्रेथ। ओके, 2010, अच्छा 20 सेंटीमीटर है, मीटर में भी कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि दिक्कत ना हो। तो 20 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड किया, अब ये मीटर हो गया। ओके, मल्टीप्लाई में 10 सेंटीमीटर को भी हमने 100 से डिवाइड किया, हमने 100 से डिवाइड किया, तो क्या हो गया, 100 से डिवाइड किया तो भी ये मीटर हो गया। अब देखो ये 0 पॉइंट, अगर पूरा हम सॉल्व करेंगे, तो हम जब पूरा सॉल्व करेंगे तो पूरा सॉल्व कर देते हैं भाई, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, ये 0.2, ये 0.1, क्या आंसर आएगा? 0.02 मीटर का स्क्वायर, क्योंकि मीटर 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 स्क्वायर। आ गया सरफेस एरिया। फोर्स नहीं पता भाई, फोर्स तो ये बताएगा, चल भाई फोर्स बता, ये बता रहा है फोर्स यहाँ, फोर्स तो यही बताएगा ना।
तो बेटा फोर्स का फॉर्मूला तो पता ही है, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मास कितना दे रखा है 5 kg, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना लगेगा 9.8। आंसर क्या आ जाएगा, पॉइंट हटाएंगे, यहाँ आ गया यहाँ पर 2, 5 2 ज़ा 10 और 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18, 49 न्यूटन करके फोर्स आ चुका है। मतलब थ्रस्ट भी आ गया, थ्रस्ट एक फोर्स ही तो है, और सरफेस एरिया भी आ गया। तो प्रेशर निकालने में कितना टाइम लगने वाला है? हाँ, प्रेशर निकल गया 49, मतलब थ्रस्ट, थ्रस्ट डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया। सरफेस एरिया कितना है 0.02 मीटर का स्क्वायर। आगे करते हैं 49, 0.02, पॉइंट हटा करके 2 डिजिट के 2 जीरो ऊपर चेप दो। प्रेशर कितना आ गया, प्रेशर आ गया आपका, कैलकुलेट करो, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 1 गया, 2 5 ज़ा 10, और ये मतलब 2450 प्रेशर है। प्रेशर की दो यूनिट होती है, एक तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सेकंड जो यूनिट है वो है पैस्कल या पास्कल। जैसे आप कम्युनिकेट करते हैं वैसे आप कम्युनिकेट करें, कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरीके से आप बोलते हैं उसी तरीके से आप बोले। दा को दा भी पढ़ा जाता है, दी भी पढ़ा जाता है, तो पैस्कल पास्कल बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पास्कल लिख दो तो PA लिख देना। नहीं पल्ले बढ़ रहा आपके एनसीईआरटी में 9th क्लास में यूनिट बना देते हैं, यूनिट ही बना दो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। ऊपर न्यूटन नीचे मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, हो गया भाई प्रेशर का यूनिट 2450 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके।